नमस्कार मित्रों। आज के इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के सेशन में हम फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जम्मू कश्मीर इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और जब से भारत का इतिहास हमारे सामने आया है, जब से भारत को इतिहास की दृष्टि से देखा जाता है, तब से भारत निरंतर साथ चल रहा है जम्मू कश्मीर के, और दोनों एक साथ हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारत और जम्मू कश्मीर ये दो अलग पहचान नहीं बल्कि एक ही हैं, और जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न अंग के रूप में हमेशा से भारत में साथ रहा है। थोड़ा इतिहास में हम जाएं तो जहां वैदिक और उसके बाद के काल हैं, हमेशा जम्मू कश्मीर की पहचान हमारे साथ रही है। और हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अकेला आज के भूगोल वाला जम्मू कश्मीर नहीं, तो उस पूरे क्षेत्र को पहले एक पहचान दी जाती थी, उसका नाम था सप्त सिंधु, यानी 7 नदियों वाला क्षेत्र। और हम जानते हैं कि पंजाब की 5 नदियां रावी, सतलज, व्यास, झेलम और चिनाब, इन 5 नदियों के ठीक नीचे सरस्वती नदी बहती थी उस समय, और इनके बिल्कुल ऊपर सिंधु नदी बहती थी। और ये सारी नदियां जाकर सिंधु नदी में मिलती थीं, और इसलिए कहा जाता था कि सिंधु सबकी माता है। तो इसलिए सिंधु जहां नदियों को भी कहते हैं, इसलिए 7 सिंधुओं का ये क्षेत्र, ये इस जम्मू कश्मीर इसका हिस्सा था। और सप्त सिंधु के इस हिस्से के रूप में, उसके एक केंद्र के रूप में जम्मू कश्मीर, और ख़ास तौर से कश्मीर का जो शारदा क्षेत्र था, वो महत्व पाता था। और इसलिए सप्त सिंधु के इस इतिहास के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम लगातार देखते हैं, वो पौराणिक काल में, वो उपनिषद काल में, और उसके बाद भी कश्मीर के लिखित इतिहास के रूप में हमें राजतरंगिणी प्राप्त होती है 11वीं शताब्दी में। और विशेष बात यह है कि आज की तिथि में जो हिस्टोरियोग्राफी के मूल्य बताए गए हैं, जिसमें उसका प्रमाणन है, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसमें पुराने ग्रंथों का अभी तक जो किया गया उसका अध्ययन है, और नए सोर्स और स्रोतों का उल्लेख भी, ये सारा कुछ राजतरंगिणी में प्रयोग करते हुए राजतरंगिणी के लेखक कल्हण ने राजतरंगिणी को तैयार किया। और उन्होंने महाभारत से भी पहले से, यानी उस समय आज से कहें तो लगभग 5200 वर्षों पूर्व का इतिहास उन्होंने दिया 11वीं शताब्दी तक। तो एक लंबे समय कालखंड का इतिहास उन्होंने अपने से पहले जो लिखे गए ग्रंथ थे उन सबका अध्ययन किया और उनको जोड़ा, और अपने काल में उन्होंने जो कुछ भी उपलब्ध साहित्य था, यानी सरकारी राजाज्ञाएं थीं लिखित में, उन सबका अध्ययन किया। उन्होंने जो शिलालेख देश भर में जगह जगह लिखे हुए थे उन सबको जाकर स्वयं देखा, और उसके बाद फिर इस इतिहास का लेखन किया। और इसलिए एक सबसे प्रामाणिक, भारत का पहला लिखित सबसे प्रामाणिक इतिहास राजतरंगिणी को माना जाता है। और राजतरंगिणी इसमें जम्मू कश्मीर का तो विशेष रूप से उल्लेख करती ही है, अवसर के अनुसार पूरे भारत का भी उल्लेख करती है, वहाँ के भूगोल का और इतिहास का भी उल्लेख करती है। लगभग उसी कालखंड के समानांतर आचार्य अभिनवगुप्त एक और बड़े विद्वान कश्मीर घाटी के ही हुए, और उन्होंने भी, यूँ तो वो दार्शनिक थे, वो अध्यात्म से जुड़े थे, लेकिन उनका जो ग्रंथ है तंत्रालोक, वैसे वो आध्यात्मिक ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है, लेकिन उन्होंने जब उसमें वर्णन किया तो उसका एक खंड उन्होंने रखा भुवन खंड, और भुवन खंड में उस समय की ज्ञात पृथ्वी के बारे में पूरा वर्णन किया है। और कश्मीर में रहते हुए उन्होंने पूरे भारत का भौगोलिक वर्णन किया है। तो इस तरह हम जानते हैं कि पूरे भारत में, और भारत के साथ साथ जो आज के भारत के अलावा भी, जो एक तरीके से आज हम जिसको दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप कहते हैं, उस पूरे उपमहाद्वीप के साथ जम्मू कश्मीर का बहुत निकट का संबंध रहा। और इसके कारण हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत के इतिहास के साथ चलता है, समानांतर चलता है, उसके हिस्से के रूप में चलता है। और
ये एक निरंतरता इतिहास की बनी हुई है जो आज तक जारी है। विशेष रूप से हम कहें तो जम्मू कश्मीर का इतिहास में पिछले 5-4 वर्षों का एक निरंतर इतिहास हमारे सामने मौजूद है। बाकी स्थानों के कालखंड के अनुसार कुछ-कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्थान है भारत का, जिसका लिखित इतिहास एक निरंतरता बनाता है और आज तक की पूरी इतिहास की जानकारी हमें उससे मिलती है। वो बहुत पुराने समय से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो चीनी यात्री आए उन सब ने इसका वर्णन किया है। राजतरंगिणी के बाद भी लोग आते रहे, उसका वर्णन है। कनिष्क के काल में वहाँ पर पूरे और उसके बाद बौद्ध चिंतन वहाँ पर व्याप्त रहा, अशोक ने उसका विस्तार किया। और ये सारा कुछ सभी जो दर्शन क्षेत्र के लेखक रहे हैं उन सबके ग्रंथों में भी इन सब का उल्लेख हमें मिलता है। हम 17वीं 18वीं शताब्दी में आते हैं। इससे पहले भी अगर उल्लेख करना है तो इससे पहले अफ़गानों का शासन रहा, अफ़गानों से पहले मुग़लों का शासन रहा, लेकिन सभी कालों में वो शासन मुग़लों का भी रहा। अकबर ने उसको जीता और कश्मीर को अपने साथ मिलाया। अकबर आगरा से शासन करते थे, जहांगीर आगरा से शासन करते थे। तो आगरा और दिल्ली से उसका नियंत्रण रहा और इसका विपरीत भी रहा है। इतिहास में अनेक कालखंड ऐसे आए जब शेष भारत कश्मीर के अंतर्गत भी रहा। ललितादित्य जैसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने भारत के एक बड़े हिस्से पर राज्य किया है। और इसलिए कभी जम्मू कश्मीर का शासन बाकी देश में रहा और कभी देश के अन्य स्थानों से जम्मू कश्मीर का शासन रहा। उसमें हर्ष का भी शासन वहाँ रहा, अशोक का भी शासन रहा। कश्मीर का जो श्रीनगर शहर है वो सम्राट अशोक ने बसाया। तो इस अशोक के शिलालेख उससे आगे गिलगित तक आज भी मिलते हैं। तो इसलिए एक निरंतर संबंध, जीवंत संबंध ये ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर के साथ चला है। महाराजा रणजीत सिंह ये एक विजनरी शासक थे। पंजाब को उन्होंने पहले एक किया और पंजाब के बाद उन्होंने वैसे लौकिक रूप से हम कहें तो वो बहुत उस प्रकार का अध्ययन उनका नहीं हुआ था, लेकिन एक राजनीतिक समझ और कूटनीतिक समझ उनकी अद्भुत थी। और इसलिए हम देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने पूरे देश में जो संबंध स्थापित किए वो तो किए ही, लेकिन विशेष रूप से पंजाब और उससे ऊपर के हिमालय, हिंदू कुश और काराकोरम के पार तक के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया। अगर हम इतिहास में जाएं तो हम देखेंगे कि जब जब भारत में जिन लोगों ने शासन किया है उन्होंने अपनी इन उत्तर पश्चिमी सीमाओं को, उन्होंने हिंदू कुश काराकोरम को जब जब असुरक्षित छोड़ा है, हिमालय को थोड़ा लापरवाही के साथ देखा है, तब तब भारत पर आक्रमण हुए हैं, तब तब भारत पर संकट आया है। लेकिन जिन जिन लोगों ने भारत को एक करने का प्रयास किया, उस अनेक अवसर ऐसे आए जब उन्होंने चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की, तो ऐसे समय में उनकी विशेषता रही है कि उन सभी ने हिमालय की इस सीमा को, हिंदू कुश और काराकोरम की सीमा को जब सुरक्षित किया, तभी उनका मगध, तभी उनका कलिंग, तभी उनका बाकी क्षेत्र कन्नौज या बाकी सभी क्षेत्र सुरक्षित हुए हैं। इसलिए हमें इसको समझने की आवश्यकता है कि इस भौगोलिक, ऐतिहासिक और रणनीतिक समझ के साथ महाराजा रणजीत सिंह आगे बढ़े। गुलाब सिंह नाम का एक उनको पहले सैनिक, फिर सेनापति और अंत में जम्मू कश्मीर का शासक उनको मिला, जो उनके इस कल्पना को, इस इतिहास को शक्ति देने में, साकार करने में बहुत सहायक हुआ। उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर वैसे जम्मू कश्मीर में ये जो गुलाब सिंह थे ये वहाँ के राज परिवार के सदस्य ही थे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने जब 1808 में जम्मू कुश पर आक्रमण करके जम्मू को अपने राज्य में मिलाया, उस समय वहाँ से विस्थापित होने के बाद महाराजा गुलाब सिंह को संयोग से जिन महाराजा रणजीत सिंह ने उनको विस्थापित किया था उनकी सेना में नौकरी करने के लिए बाध्य किया। लेकिन अपने संगठन कौशल और वीरता, इन दोनों से
बड़ी जल्दी महाराजा रंजीत सिंह का विश्वास जीतने के बाद उन्होंने आगे बढ़ा। उन्होंने रंजीत सिंह जी ने उनको जो जो काम सौंपे, जो जो अभियानों का नेतृत्व दिया, उन सभी अभियानों को गुलाब सिंह ने सफल करके दिखाया। और परिणाम स्वरूप 1920 में जम्मू को फिर से महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह के पिता को वहाँ का गवर्नर बनाया। और उनकी मृत्यु के बाद 1822 में गुलाब सिंह को जम्मू का शासक नियुक्त कर दिया। गुलाब सिंह ने जम्मू के शासक नियुक्त होने के बाद, चूंकि दक्षिण की ओर तो महाराजा रंजीत सिंह का राज्य था जिनके साथ उनके बड़े विश्वास के संबंध थे, इसलिए उस ओर बढ़ने का कोई कारण नहीं बनता था। लेकिन जो हिस्सा महाराजा रंजीत सिंह के शासन में अभी तक नहीं आया था, उस पूरे क्षेत्र की ओर उन्होंने उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ किया, अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस पूरे राज्य विस्तार को महाराजा रंजीत सिंह का समर्थन हासिल था, और जब जब जरूरत पड़ती थी तो वो उसको सहायता भी देते थे। और इसलिए जब हम देखते हैं कि लगातार ये 1822 के बाद, हालांकि इससे पहले तक पंजाब में कश्मीर घाटी को शामिल किया जा चुका है। महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर घाटी को अपने साथ जोड़ने के लिए 4 अभियान किए। उन्होंने 1812 में, 1813 में, 1814 में 3 आक्रमण किए और वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों को समझा। वहाँ पर कुछ हर बार वो कुछ ना कुछ अपना प्रभाव छोड़कर आए, और अंततः 1819 में, 1814 में के बाद वो मुल्तान के अभियान पर लग गए और 5-6 वर्ष उन्हें उस अभियान में लगे। बाद में 1819 में उन्होंने अपना ध्यान फिर से कश्मीर घाटी की ओर दिया, और 1819 में कश्मीर घाटी को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। 1890 का ये घटना है, और कश्मीर घाटी को लाहौर दरबार के साथ जोड़ने के बाद महाराजा गुलाब सिंह जब अपने अभियान पर बढ़ते हैं तो वो कश्मीर घाटी में, चूँकि पंजाब के साथ पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कश्मीर घाटी में प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि उसके बाहर होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो लोग वहाँ जम्मू कश्मीर कभी होकर आए होंगे या मानचित्र का गहराई से अध्ययन किया होगा, वो समझ सकते हैं कि गुलाब सिंह जम्मू से आगे बढ़े, चनैनी को जीतते हुए वो आगे किश्तवाड़ की ओर गए। किश्तवाड़ को उन्होंने जीता। किश्तवाड़ के बाद उन्होंने वो पुरी गए, जैसे आज द्रास और उसके आगे का जो क्षेत्र है उसको पुरी आज भी कहा जाता है। तो उन्होंने करगिल जीता, द्रास जीता। किश्तवाड़ से पहले वो जंस्कार गए, जंस्कार से वो लेह गए, लेह से फिर आगे बल्तिस्तान गए, बल्तिस्तान के बाद आगे वो उन्होंने तिब्बत का एक हिस्से को जीता और मानसरोवर तक गए। इसमें महाराजा गुलाब सिंह के सेनापति जनरल जोरावर सिंह, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत में शायद संयोग से उनकी चर्चा कम होती है, लेकिन दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में उनकी रणनीति पर, उनके सैन्य रणनीति पर पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया गया है। अनेक स्थानों पर उनको भारत का नेपोलियन कह के बुलाते हैं। और जनरल जोरावर सिंह के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा विजय अभियान जम्मू दरबार की सेनाओं ने किया। और आपको ये आश्चर्य होगा कि जम्मू तो जो वातावरण है वो किसी भी मैदानी क्षेत्र जैसा वातावरण है, मौसम वैसा ही है। तो एक मैदानी क्षेत्र की सेना और तिब्बत में पार करके उनको मानसरोवर तक पहुंचते पहुंचते दिसंबर का महीना हो गया। पहली बार गई थी वो सेना, इसलिए उनको भी अनुमान नहीं था कि समय मौसम कैसा होता है वहाँ पर दिसंबर में। तो 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे के तापमान में इस सेना ने युद्ध किया तिब्बत की सेना के साथ। और उस युद्ध में जनरल जोरावर सिंह की मृत्यु हुई मानसरोवर के तट पर हुए इस युद्ध में। और आज भी मानसरोवर के तट पर ही उनकी समाधि बनी हुई है, हम उसको जाकर देख सकते हैं। इस युद्ध के बीच में ही बर्फ का एक भयंकर तूफान आया और लगभग दोनों सेनाएं उसमें नष्ट हो गईं। बाद में तिब्बत की सेनाओं ने चीन की सेना को इसके लिए अपनी सहायता के लिए बुलाया। दूसरी ओर जम्मू से इनकी बची हुई सेना की सहायता के लिए फिर से एक टुकड़ी भेजी गई मेहता बस्तीराम के नेतृत्व में। और कुछ ही महीने बाद फिर से एक बार युद्ध हुआ, तिब्बत और चीन की सेना एक और
और जम्मू की सेना एक और इन दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ उसी मानसरोवर के तट पर। और अंततः कहानी लंबी है और वीरता का एक अद्भुत नमूना है, लेकिन अंततः चुशूल नाम की एक जगह है, आज भी भारत के बिल्कुल LAC जिसको हम कहते हैं चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर मौजूद है। तो चुशूल नाम के इस स्थान पर दोनों ओर की सेनाओं में संधि हुई और उस संधि के अनुसार विजय के प्रतीक के रूप में उन्होंने मानसरोवर के नीचे जो मानसर गांव है, तिब्बत और चीन की सेनाओं ने इस विजय को स्वीकार किया और भारत की इस विजय के प्रतीक के रूप में मानसर गांव का राजस्व ये जम्मू को आएगा ऐसा स्वीकार करते हुए अपने हस्ताक्षर किए। वो संधि पत्र आज भी भारत के नेशनल आर्काइव में मौजूद है ओरिजिनल में, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 1842 की बात है। तो इसलिए अब से कहें तो एक 150 पौने 200 वर्षों पहले ही एक बड़ी विजय का इतिहास हमने लिखा है। लेकिन संयोग ऐसा है कि ये हमारी जानकारी से बाहर है, स्मृति से बाहर है और पाठ्यक्रम से भी बाहर है। तो जनरल जोरावर सिंह जिन्होंने इस पूरे राज्य को एक किया, एक बड़ा काम जो शायद पौराणिक काल में या उस राजतरंगिणी के काल में जो ललितादित्य ने किया था 8वीं शताब्दी में, पूरे जम्मू कश्मीर को एक करने का काम, उसको 1000 साल बाद महाराजा रणजीत सिंह के समर्थन से गुलाब सिंह ने जनरल जोरावर सिंह के नेतृत्व में फिर से इस पूरे जम्मू कश्मीर को एक करने का काम किया। और इस तरह हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर ये एक राज्य जिसको आज हम एक मानचित्र के रूप में देखते हैं, पिछले वर्ष इसका विभाजन करके 2 यूटी बनाई गई हैं, लेकिन ये जो दोनों यूटी जब तक एक थी तब तक जो मानचित्र था और भारत के नक्शे का जो ऊपरी क्षेत्र हम देखते हैं, वो जो मानचित्र है वो एक समय ललितादित्य के समय वैसा था। और उसके 1000 साल बाद डोगरा साम्राज्य ने, महाराजा गुलाब सिंह ने इसको एक किया। हालांकि महाराजा गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद भी ये अभियान जारी रहा और लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन उसमें बहुत बड़ा योगदान जनरल जोरावर सिंह का था, जिन्होंने पहले बार 1000 वर्षों बाद अपनी सीमाओं को, भारत की सीमाओं को काराकोरम तक पहुंचाया। और इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। और इसीलिए जिस पर चर्चा का विमर्श आज चलता है जम्मू कश्मीर को लेकर कि अंग्रेजों से कोई संधि हो गई 1846 में और उस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर बेच दिया और लोगों की भविष्य समाप्त हो गया, ऐसी जो कुछ बातें हैं, कुछ विमर्श चलते हैं, वो वास्तव में पूरी तरह सही नहीं है, बल्कि इसको हमें ऐतिहासिक संदर्भ में देखना समझना पड़ेगा। और इस संदर्भ में जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये कोई एक समझौते सौदे की बात नहीं थी, ये कोई एक कागज पर लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है। इस जम्मू कश्मीर को एक आकार में आने के लिए 100 वर्षों से अधिक का समय लगा, जब ये जम्मू कश्मीर पूरा उस स्वरूप में आ पाया जैसा कि ललितादित्य के समय था। इसलिए इस 100 से अधिक वर्षों के इस पूरे एकीकरण के अभियान को हमें उसी संदर्भ में देखना चाहिए और उसका तथ्यों के आधार पर इसका मूल्यांकन करना चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टि से इसका विश्लेषण करना चाहिए। पहला पक्ष जो इसकी पृष्ठभूमि आज के विषय की, वो मैं यहाँ पूरी करता हूँ और इसके बाद हम अगले पक्ष की ओर चलेंगे जो 1846 से शुरू होता है। महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर को जीत लिया था 4 अभियानों में, मैंने पिछले अभी चर्चा में बताया। इसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने अपना अभियान प्रारंभ किया, उन्होंने किश्तवाड़ को जीता। किश्तवाड़ एक बहुत पुराना राज्य था, उसका ऐतिहासिक नाम समर्थगढ़ था और उस समय का एक बड़ा राज्य था। 10वीं 11वीं शताब्दी में भी इसकी सीमाएं लद्दाख से लेकर और हिमाचल प्रदेश के चंबा तक फैली हुई थी। बाद में यहाँ पर अफगानिस्तान से आकर शाह शुजा ने यहाँ शरण ली और उसके कारण महाराजा रणजीत सिंह थोड़ा कुपित हुए और शाह शुजा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने किश्तवाड़ का अभियान किया।
महाराजा गुलाब सिंह ने किश्तवाड़ पर आक्रमण करके और शाह शुजा को प्राप्त किया और उसको लाहौर दरबार में प्रस्तुत किया। यहाँ ये उल्लेख करना शायद रोचक होगा कि शाह शुजा जो अफगानिस्तान से भागकर आया था, उसके पास कोहिनूर हीरा था, और महाराजा रंजीत सिंह ने जब उसको अपने यहाँ लाहौर में लेकर आए, तो महाराजा रंजीत सिंह के पास वो कोहिनूर हीरा जो उनके मुकुट में जड़ा गया बाद में, वो इस शाह शुजा से उन्हें प्राप्त हुआ था। लद्दाख की मैंने आपको चर्चा बताई। लद्दाख आज जो करगिल और लेह मिलकर बनता है, महाराजा गुलाब सिंह के नेतृत्व में निर्देश पर जोरावर सिंह ने इसको जीता। इसमें एक विशेष शायद रणनीति कहें या एक समझ कहें, जनरल जोरावर सिंह ने और ये महाराजा रंजीत सिंह ने भी ऐसा हमेशा ध्यान रखा, जब उन्होंने कश्मीर को जीता तब भी, और जब उन्होंने लद्दाख और किश्तवाड़, लद्दाख और आगे के हिस्सों को जीता तब भी उन्होंने ये ध्यान रखा कि उन्होंने राजाओं से तो युद्ध किए, उनको पराजित भी किया, उनमें से कुछ राजा युद्ध में मारे भी गए, कुछ को पदों से हटाया भी गया, लेकिन उन्होंने ये ध्यान दिया कि सामान्य जनता का कोई नुकसान नहीं हो। और इसलिए उस समय में हम देखते हैं कि इस पूरे अभियान में जनता उनके खिलाफ कभी इस तरीके से नहीं आई कि वो विद्रोह पर उतारू हो गई। राजाओं को हटाने के बावजूद भी, राजाओं की युद्ध में मृत्यु के बावजूद भी, नए शासन को जनता ने लगभग सभी जगह आम तौर पर स्वीकार किया। और केवल इतना ही नहीं हुआ कि थोड़े समय बाद जब उन्होंने अगला अभियान शुरू किया, जैसे किश्तवाड़ से आगे बढ़कर उन्होंने लेह जंस्कार गए, जंस्कार का अभियान किया, जंस्कार के आगे वो लेह गए, लेह के बाद वो बल्तिस्तान गए, और हर बार पराजित होने वाले राजा को नुकसान होता ही था, लेकिन जीतने वाली सेना भी में भी कुछ लोग घायल होते थे, कुछ कम होते थे, कुछ लोग वापस चले जाते थे सैनिक, तो ऐसी स्थिति में उनकी सेना भी कम होती थी। और हर बार जनरल जोरावर सिंह ने यह विशेषता दिखाई कि उन्होंने स्थानीय जनसंख्या को भी विश्वास में लिया और स्थानीय युवाओं को अपनी सेना में भर्ती करके उन अपनी सेना की जरूरत को पूरा किया। उन्होंने लेह को जीता, लेकिन लेह में ही अपनी नई सेना गठित की। उस सेना के आधार पर उन्होंने बल्तिस्तान को जीता, लेकिन बल्तिस्तान से ही उन्होंने अपनी नई सेना गठित की वहाँ के नौजवानों को लेकर, और उसके बाद वो तिब्बत की ओर आगे बढ़े। इसलिए वहाँ जहाँ वो विजयी हुए हैं, वहाँ भी जनता को पीड़ित करने के लिए, खासतौर से अगर हम उस समय के बाकी राज्यों का इतिहास देखें तो आमतौर पर पीड़ित राज्य, हारने वाले राज्य को लूटने की एक तौर तरीका था जो विजेता करते थे, और जिसके कारण वहाँ की जनता को बड़ी तकलीफ होती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उनको विश्वास में लिया और अपनी शक्ति को बढ़ाया और उसको आगे लेकर चले। इसके कारण अब देखते हैं कि हम देखते हैं कि उनको विजय का एक निरंतरता मिली, एक लगातार अभियान में विजय मिलती चली गई, वो विश्वास में लेते चले गए, लोगों को साथ जोड़ते गए, और कहीं भी आमतौर पर उनको उनमें से किसी ने धोखा नहीं दिया। आर्यन जो आज समाज है, उसने उनको सिंधु पार करने की इतनी तीव्र वेग वाली नदी को पार करने की कला नहीं आती थी। नदी को बांधकर सेना को पार कराना, ये आर्यन लोगों ने उनको करने में सुविधा दी, सहायता दी। तो इसलिए ये एक विशेष बात है कि राजनीति और रणनीति के नए तरीके उन्होंने अपनाए और अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए एक बड़े राज्य को एक करने का काम किया। बल्तिस्तान की राजधानी स्कर्दू थी, वहाँ पर राजा अहमद शाह को उन्होंने हराकर उसको किया। खुर्रम में, खापलू में, आज हम देखेंगे खासतौर से गूगल में हम देख सकते हैं कि ये सारी जगह हमें ध्यान में आएंगी। तो तिब्बत में भी जाने के बाद लद्दाख का जो राजकुमार था वो तिब्बत के लिए सिंधु नदी के किनारे अब वो राजकुमार है, उसको अपदस्थ किया गया है, लेकिन वही उनकी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा है और वो मानसरोवर तक गया अपने सैनिकों के साथ। तो ये
एक विशेषता थी जो उन्होंने रणनीतिक रूप से अपनाई और बहुत अधिक सफलता उसमें प्राप्त की। तिब्बत के बाद फिर वो आते हैं और जनरल जोरावर सिंह की वहाँ मृत्यु हो जाती है और विजय का एक बड़ा अभियान भी पूरा हो जाता है। इसी बीच में 1839 में 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और लाहौर दरबार और सिख साम्राज्य ये कमज़ोर हो जाते हैं। उनके बीच में आपसी संघर्ष शुरू होता है, उसमें अनेक व्यक्तिगत हिंसाएं होती हैं और अंततः 1846 में 1846 में अंग्रेज़ों के साथ उनका अंतिम युद्ध होता है, सबराओं का युद्ध, जिसकी अभी हमने एक फिल्म भी आई है, हम सब ने देखी होगी, केसरी, जिसमें उसका चर्चा है। तो उस युद्ध में अंग्रेज़ों से सिख साम्राज्य पराजित हुआ और पराजय होने के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेज़ों ने उनसे एक बड़ी राशि, उस समय 15 लाख पाउंड, जो यहाँ 1.5 करोड़ रुपए नानकशाही के रूप में होते थे, वो उन्होंने क्षतिपूर्ति के रूप में सिख साम्राज्य से मांग की। सिख साम्राज्य की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो क्षतिपूर्ति को दे सके। उसने अपने राज्य का आधा हिस्सा ये देने का प्रस्ताव रखा और अंग्रेज़ों ने इसको स्वीकार किया। और इस संबंध में एक संधि अंग्रेज़ों और सिख दरबार के बीच में 9 मार्च 1846 को हुई, जिसको लाहौर संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर कहते हैं। और इसमें उन्होंने अपने राज्य का पूरा पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें आज का जम्मू कश्मीर तो है ही, हिमाचल प्रदेश का भी कांगड़ा और लाहौल स्पीति और उसके आगे के पूरे क्षेत्र शामिल थे, ये सारा का सारा क्षेत्र ये अंग्रेज़ों को सौंप दिया। उसके एक सप्ताह बाद यानी 16 मार्च 1846 को गुलाब सिंह के साथ अंग्रेज़ों ने एक और संधि की, जिसको अमृतसर संधि कहते हैं, वो अमृतसर में हुई थी। तो इस अमृतसर संधि में अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह को इस पूरे पर्वतीय जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र का राजा स्वीकार किया। और इसमें इस संधि के अंतर्गत कई शर्तें रखी गई थी और उसका फिर एक तरीके से रेटिफिकेशन लाहौर दरबार ने भी किया और लाहौर दरबार ने भी गुलाब सिंह को राजा के रूप में, इस पूरे क्षेत्र के राजा के रूप में स्वीकार किया। और ये बात वो 9 मार्च की संधि में पहले से कह चुके थे। अब इसमें जो क्षतिपूर्ति का सवाल था, वो क्षतिपूर्ति क्योंकि लाहौर दरबार नहीं कर पा रहा था, इसलिए गुलाब सिंह ने ये क्षतिपूर्ति, इसका आधा हिस्सा यानी 75 लाख रुपए, ये क्षतिपूर्ति अपनी ओर से देने का प्रस्ताव अंग्रेज़ों को रखा, जिसको उन्होंने बहुत प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। और स्वाभाविक है, वो व्यापारी लोग थे और आर्थिक लाभ उनके लिए हमेशा प्राथमिकता रहा था, और इसलिए अंग्रेज़ों ने ये संधि स्वीकार कर ली और 75 लाख रुपए लाहौर दरबार के जगह गुलाब सिंह से लेकर उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र का आधा हिस्सा, पूरा नहीं, क्योंकि उनको लगा कि ये जो चंबा माने रावी के बाईं ओर का हिस्सा पूरा और लाहौल स्पीति तक, ये उनके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने पूरा हिस्सा गुलाब सिंह को सौंपा नहीं। और जो हिस्सा उन्होंने गुलाब सिंह को सौंपा, उस अनुपात में आधी क्षतिपूर्ति ये गुलाब सिंह ने लाहौर दरबार के बिहाफ पर अंग्रेजों को कर दी। हालांकि इसमें एक और पक्ष है जिसका चर्चा बहुत कम होती है, वो ये कि जब अंग्रेज इस युद्ध से भी पहले ये मन बना चुके थे कि अगर लाहौर दरबार पराजित होता है, जिसका उन्हें विश्वास था, तो भी वो इस पर्वतीय क्षेत्र में, चूंकि इस पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारे कबीले थे और उनका अपना एक स्वतंत्र रहने का स्वभाव था और निरंतर वहाँ पर कुछ ना कुछ राजनीतिक हलचल, कुछ ना कुछ अराजकता बनी रहती थी। और ये पूरा क्षेत्र ऐसा था जहाँ से उन्हें बहुत कम राजस्व मिलने की संभावना थी। तो अंग्रेज ऐसा कोई भी काम अपनी जिम्मे नहीं लेना चाहते थे जिसमें उनको राजस्व ना मिले और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में सेना रखनी पड़े और खर्चा उठाना पड़े। इसलिए वो पहले से ये मन बना चुके थे कि अगर ऐसा होता है और लाहौर दरबार हार जाता है और अंग्रेजों के पास ये पूरा क्षेत्र आ जाता है, तो भी वो इस पर नियंत्रण लेने के बजाय वो वहाँ के स्थानीय राजा गुलाब सिंह को ये सौंपेंगे, ताकि वो जो स्थानीय अराजकता है उसका सामना गुलाब सिंह को करना पड़े और उनके साथ वो इस प्रकार की संधि करें ताकि उसके लाभ अंग्रेज ले सकें
और उसके जो कष्ट हों, उसकी जो कठिनाइयाँ हों, उसकी जो चुनौतियाँ हों, वो अंग्रेज़ों को न उठानी पड़े। लेकिन ये बात क्योंकि गुलाब सिंह को नहीं मालूम थी, क्योंकि अगर हम इसको काल्पनिक रूप से विचार करें तो ये शायद निश्चित ऐसा ही होता कि गुलाब सिंह अगर ये 75 लाख रुपए देने से इनकार कर देते, तो भी शायद अंग्रेज चूंकि पहले से तय कर चुके थे, और केवल तय ही नहीं कर चुके थे, बल्कि ये ब्रिटिश क्राउन को लिखकर भी अपने पत्र में भेज चुके थे कि वो ऐसा ही करेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसा ही होने वाला था। लेकिन चूंकि ये गुलाब सिंह को नहीं पता था, इसलिए गुलाब सिंह ने यह प्रस्ताव रख दिया, और अंग्रेजों के लिए तो ये दोनों में हाथों में लड्डू होने जैसी बात थी। इसलिए अंग्रेजों ने पैसे भी ले लिए और अंततः अपना जो शक्ति लगाना, सेना रखना, उस पर व्यय करना, ये सारा काम गुलाब सिंह के जिम्मे छोड़ दिया। जहाँ तक कश्मीर की बात है, कश्मीर इसी संधि में, माने अमृतसर संधि 16 मार्च 1840 की अमृतसर संधि में अंग्रेजों ने उनको कश्मीर का राजा भी स्वीकार किया। लेकिन ये केवल कागज पर हुई एक संधि थी, और इस संधि को व्यवहार में लाने के लिए कश्मीर जाकर, या इस पूरे क्षेत्र में जाकर वहां पर टेक ओवर करना था। तो बाकी का पूरा क्षेत्र जो उसको अंग्रेज जो था, वो पहले से गुलाब सिंह के नियंत्रण में था, उनके कब्जे में था, उनके शासन में था, और इसलिए अंग्रेजों को उसमें नहीं करना था। अंग्रेजों को केवल अमृतसर में बैठकर स्वीकार करना था कि जिस पर वो पहले से शासन कर रहे हैं, उस शासन को वो स्वीकार करते हैं। अकेला कश्मीर घाटी ऐसा हिस्सा था जो सीधे लाहौर दरबार के शासन में था, गुलाब सिंह के शासन में नहीं था। अंग्रेजों ने यह भी स्वीकार कर लिया, कश्मीर घाटी का भी शासक उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके केवल इस स्वीकार करने से कश्मीर घाटी उनकी नहीं हो गई। कश्मीर घाटी में जब गुलाब सिंह इस संधि के बाद उन्होंने अपनी सेना भेजी उसको टेक ओवर करने के लिए, तो उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ा, युद्ध हुआ, और वहाँ जो अफगान शासक गवर्नर था, उसने पूरी लड़ाई लड़ी। हालांकि उसको पहले से गुलाब सिंह के साथ संबंध मैत्री के थे, लेकिन उसने उनको चार्ज देने से इनकार कर दिया, और इस युद्ध के लड़ने के बाद ही उनको ये नियंत्रण मिल सका। इसलिए ऐसा कहना कि केवल वो 75 लाख अंग्रेजों को दे दिए इसलिए कश्मीर घाटी गुलाब सिंह की हो गई, ऐसा नहीं है। उस समय के कोई लोकतांत्रिक मूल्य नहीं भारत में चला करते थे। उस समय का मूल्य शक्ति पर निर्धारित होता था। जिसकी तलवार में जितनी दम थी वही राज्य कर सकता था, और इसी शक्ति संतुलन के आधार पर महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर जाकर वहां पर युद्ध करके, उस युद्ध में जीत हासिल करके कश्मीर पर अपना नियंत्रण लिया। इसलिए ये कहा जाना, आज 150 साल बाद कोई ये कहे कि 75 लाख देकर कश्मीर खरीद लिया और वहाँ के लोगों को भाग्य खरीद लिया, ये अर्ध सत्य है, और शायद एक अलग प्रकार का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है जो तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसके कुछ समय बाद फिर गुलाब सिंह को ऐसा लगा कि हिमाचल के कुछ हिस्से जो झेलम नदी की दूसरी ओर थे, और ऐसे वाले भी हिस्से जिनमें खासतौर से हजारा था, पाखली था, खोता था, ये हिस्से जो थे, ये उनको भी नियंत्रण, चूंकि जम्मू से बहुत दूर पर थे, इसलिए उनके नियंत्रण में भी कठिनाई आ रही थी। और उनके लिए भी जो अंग्रेजों को कठिनाई संभावित थी, वही कठिनाई गुलाब सिंह के लिए भी थी कि हजारा जैसी सुदूर जगह पर कितनी सेना भेजें और अपना नियंत्रण करें, और जिसके बदले में कोई आर्थिक व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी, केवल खर्चा था। तो अंग्रेजों ने उससे उन्होंने अगले ही साल फिर से एक बार बात की, और 5 मई 1847 को उन्होंने फिर से एक समझौता किया, और इस समझौते के अंतर्गत उन्होंने हजारा और बाकी उसके आसपास का पूरा क्षेत्र, पाखली और खोता का सारा क्षेत्र, ये अंग्रेजों को सौंप दिया, क्योंकि अंग्रेजों का इसके बाकी की सीमा का क्षेत्र अंग्रेजों के साथ लगता था, इसलिए अंग्रेजों ने उस पर नियंत्रण कर लिया। और इस हजारा और पाखली खोता के बदले में उन्होंने मनावर और खारी, जो बिल्कुल जम्मू से लगता हुआ हिस्सा था, आज पंजाब से जैसे ही हम प्रवेश करते हैं जम्मू में, रावी नदी पार करते ही, और ये हिस्से हैं मनावर और खारी, ये जागीरें अंग्रेजों ने इसके बदले, हजारा के बदले उनको दे दी। और साथ में कठुआ और सुचेतगढ़, कठुआ आज बहुत हम सब परिचित हैं, पहला जिला जम्मू कश्मीर प्रवेश करते ही कठुआ है,
तो कठुआ और सुचेतगढ़ जो बॉर्डर है, ये दोनों ऐसे इस तरह ये 4 तहसीलें एक तरीके से, जो अब जिले हो कठुआ जिसमें से जिला हो गया है, तो कठुआ, मनावर, खारी और सुचेतगढ़, ये चारों स्थान ये अंग्रेजों ने इसके बदले में दे दिए, और 5 मई 1847 को इसकी पुष्टि लाहौर दरबार ने भी कर दी। ये होने के बाद भी कुछ समय बाद अब फिर एक बार हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कश्मीर इनके पास आ गया, तो कश्मीर वो कश्मीर नहीं है जो आज का कश्मीर दिखाई देता है, कश्मीर घाटी दिखाई देती है। कश्मीर जिसको अंग्रेजों के संधि करने से उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, केवल एक अंग्रेजों की मान्यता हासिल हुई। इसके बाद वो जब गए तो कश्मीर जो उन्होंने लड़कर जीता वो भी एक छोटा हिस्सा था, आज का कश्मीर घाटी नहीं थी। वहां पर उन्होंने अपना नियंत्रण करने के कुछ समय बाद या कुछ वर्ष बाद, प्रैक्टिकली कहें तो 1854 में, लगभग 7-8 वर्षों बाद, महाराजा गुलाब सिंह ने जो मुजफ्फराबाद स्थान है जो आज पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और उसकी राजधानी भी है, तो मुजफ्फराबाद है कश्मीर का हिस्सा, लेकिन तब उस समय कश्मीर के उस प्रकार से हिस्से में नहीं आता था। इसलिए कश्मीर जब उनको मिला तो इसका अर्थ ये नहीं था कि मुजफ्फराबाद भी मिला। मुजफ्फराबाद उन्होंने 1854 में मुजफ्फराबाद को उन्होंने चेतावनी दी और उसके आसपास के हिस्से भी, माने गढ़ी, कठाई, दोपट्टा और इन सब मुजफ्फराबाद के सुल्तान, इन चारों को उन्होंने कहा कि वो समर्पण करें, और अंत में युद्ध करने के बाद उन्होंने इसको भी अपने राज्य में मिलाया और मुजफ्फराबाद के जो सुल्तान था वो वहाँ से हारने के बाद भागकर एबटाबाद, जो आज रावलपिंडी के पास एबटाबाद है जहाँ पर अभी उसामा बिन लादेन को मारा गया, उस एबटाबाद में जाकर बस गया। और उसके परिवार जो यहाँ रह गया था, महाराजा ने उनको वहाँ से लाकर, मुजफ्फराबाद से लाकर श्रीनगर में एक नदी के तट पर एक छोटी जागीर दी ताकि उनके जीवन का निर्वाह हो सके। इस तरह मुजफ्फराबाद और गढ़ी, कठाई और दोपट्टा, और ये आज जो कामराज क्षेत्र कहलाता है, ये दुपट्टा और कठाई कामराज के क्षेत्र थे। और उसके बाद उड़ी, तो उड़ी भी हमने देखा है, एक फिल्म भी आई है, उससे भी हम सबको ध्यान में आया होगा। तो ये मुजफ्फराबाद, उड़ी, कठाई, दुपट्टा, कामराज, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये 8 साल बाद कश्मीर में जोड़ा गया। तो इसलिए ये वो कश्मीर जो आज हमें दिखता है, ये कश्मीर बाद में एक हुआ जिसको महाराजा गुलाब सिंह ने किया। इसी कश्मीर का एक और घाटी, करना घाटी, हमने सुना होगा, ये भी बिल्कुल बॉर्डर पर है, आज भी वहाँ पर हमेशा युद्ध विराम का उल्लंघन करती है वहाँ पाकिस्तान की सेना। करनाह सेक्टर का नाम हमने सुना होगा। करनाह तो इसके बाद उन्होंने लिया। तो इस बीच में 1857 का एक संघर्ष हो गया था पूरे देश में। 1857 के बाद और 1857 में ही महाराजा गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई। महाराजा गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने महाराजा रणवीर सिंह, और महाराजा रणवीर सिंह ने करनाह के सुल्तान शेर अहमद खान को चेतावनी दी, और उसने जब समर्पण नहीं किया तो युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद आज जो कश्मीर, जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का ही, मैंने अभी तो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर ने, आज की परिस्थिति में कहें तो वो गिलगित का हिस्सा जो है, उसमें जो अस्तोर जिला है, अस्तोर में सीमा का क्षेत्र है बुंजी, बुंजी के पास एक जगह है यागिस्तान, उस यागिस्तान में जा, यहाँ से भागकर, करनाह से भागकर यागिस्तान चला गया और यागिस्तान में ही वो रहना लगा। और महाराजा रणवीर सिंह ने 1858 में करनाह को जम्मू कश्मीर में शामिल कर दिया, और उसका परिवार को, वो भी अपने परिवार को छोड़कर अकेला भाग गया था, तो उसके परिवार को वो यहाँ लेकर आए, और कुलगाम जिला जो आज है उसका यारीपुरा गांव की जागीर ये उन्होंने करनाह के सुल्तान को दी। इसके बाद फिर गिलगित का प्रश्न आता है, और गिलगित की ओर उन्होंने ध्यान दिया। गिलगित में बिल्कुल सीमांत का क्षेत्र था जो अफगानिस्तान के वाखन कॉरिडोर से लगता है, और उसका पार करते ही ताजिकिस्तान शुरू होता जाता है, सेंट्रल एशिया का, जो पहले सोवियत संघ का भी हिस्सा रह चुका था। तो गिलगित पर हम पहुंचते थे। गिलगित हम सिल्क रूट का भी एक प्रमुख केंद्र था, बौद्ध ज्ञान परंपरा का एक बड़ा केंद्र था। सभी चीनी यात्रियों और भिक्षुओं ने इसका वर्णन किया है। फाहियान हुइनसांग भी यहाँ रहे, वहाँ पर बड़ी संख्या में अबलेब भी हैं। गिलगित में राजवंश था, वो भी बौद्ध था।
तो ये एक बड़ा केंद्र गिलगित था, और गिलगित को फिर महाराजा रणवीर सिंह ने अपने नियंत्रण में लिया, और गिलगित के साथ साथ उसके आसपास के क्षेत्र जो थे, जो गिलगित के राजा को कर देते थे, जो चित्राल, उसके आगे चित्राल था, चित्राल से जुड़े हुए थे, तो चित्राल, यासिन, तांगेड़, दरेल, चिलास, गोर, अस्तोर, हुंजा, नगर और हरमोश, ये पूरे क्षेत्र, ये कबीले थे जो छोटे छोटे राज्य लेकर अपने बैठे हुए थे, और आज भी ये सब मौजूद जगह मौजूद हैं। तो अगर गिलगित से और हम सियाचिन के उत्तर उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में जाएंगे तो ये सब इनका विस्तार वहाँ पर है। इस पूरे क्षेत्र को महाराजा रणवीर सिंह ने अपने नियंत्रण में लिया, और उस सीमा को, अब ये उच्च हिमालय और उसके पार के क्षेत्र हैं, तो यहाँ तक महाराजा रणवीर सिंह ने इस क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाया और इसको बड़ा कर लिया। सिंधु नदी जो लद्दाख से, लेह से आज गुजरती है, वही गिलगित के किनारे से भी गुजरती है, और इस पूरी सिंधु के दोनों ओर ये जम्मू कश्मीर राज्य, आज हम सिंधु के इस ओर मानते हैं, और कई बार तो ऐसा भी कुछ लोगों की मान्यता हो गई है कि सिंधु भारत में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ उल्लेख कर दूं कि सिंधु भारत में है, लद्दाख से गुजरती है, और 450 किलोमीटर सिंधु भारत में है, जिसके जिसके किनारे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो इस सिंधु के किनारे किनारे और सिंधु के दोनों ओर ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा बन गया। इससे पहले 1852 में चिलास को, मैंने बताया पहले भी नाम लिया, चिलास को 1861 में यासिन को अपने जम्मू कश्मीर राज्य में मिलाया गया था। 1866 में हुंजा, नगर और दरेल, ये तीनों जिनका नाम मैंने लिया, ये तीनों हिस्से 1866 में जम्मू कश्मीर में राज्य में मिलाए गए। 1866 के बाद 1889 में ब्रिटिश सरकार ने गिलगित एजेंसी का गठन कर दिया, और कर्नल डूरंड को, डूरंड लाइन जिसके नाम पर पड़ती है, तो कर्नल डूरंड को वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था 1889 में। तो 1889 में उस गिलगित एजेंसी के अंतर्गत पर हुंजा और नगर दोनों को जोड़ दिया गया। हुंजा और नगर ने इस प्रक्रिया का विरोध किया, और इन दोनों को भी नियंत्रण में लेने के लिए डोगरा सेना ही भेजी गई 1891 में, जिसने उसको नियंत्रण लिया, और इसमें कर्नल डूरंड भी घायल हुए, और यहाँ के दोनों राजाओं को, हुंजा और नगर दोनों के राजाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और 1892 में मोहम्मद खान को हुंजा का और सिकंदर खान को नगर का राजा घोषित किया गया डोगरा महाराजा द्वारा। दोनों राज्यों ने महाराजा को, अंग्रेजों के साथ तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन महाराजा को उन्होंने स्वर्ण के रूप में वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। यहाँ यह बड़ी उल्लेखनीय बात है कि इस क्षेत्र में जो कुछ नदियाँ बहती हैं, खासतौर से चित्राल और उसके आसपास की उन नदियों में, चित्राल नदी में विशेष तौर पर नदियों की रेत में भी सोना होता है, इसलिए ये लोग जो, और चित्राल का राजा, वहाँ पर चित्राल के राजा को मेहतर कहते थे, तो चित्राल का मेहतर जो था वो अंत तक भी कर के रूप में उस नदी की रेत देता रहा, जिससे स्वर्ण निकाला जाता था। तो वो, ये दोनों राज्य कर देते थे, और जम्मू कश्मीर महाराज इस कर के प्रतिदान के रूप में उनको हर साल 3,000 रुपए की सहायता करते थे। उस समय 3,000 रुपए की बहुत बड़ी राशि होती थी। 1892 का कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ। चित्राल, जिसको महाभारत में और उसके बाद के सभी चित्राल, हुंजा, गेजर और यारकुन नदी के ये बीच का जो क्षेत्र है, इसको दर्दिस्तान कहा गया। महाभारत में भी इसका वर्णन है और बाकी सब ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। तो ये पूरा क्षेत्र हुंजा, गेजर और यारकुन नदियों के बीच का हिस्सा ये चित्राल है, और चित्राल भी दो हिस्सों में बांट दिया गया था उस समय, मुल्क कतूर और मुल्क खुशवक्त। तो कोह, गेजर, इश्कोमान और चित्राल, ये सब एक साथ थे, और 1864 से चित्राल के मेहतर ने जम्मू कश्मीर के महाराजा को अपना कर के रूप में नजराना भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन 1870 में उसको ऐसा लगा कि अफगान चित्राल पर हमला करेंगे,
और अफ़गानों के कब्ज़े में चला जाएगा, वो लड़कर जीत नहीं पाएगा, इसलिए फिर उसने अभी तक वो जम्मू कश्मीर को केवल कर देता था, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर से उसने सहायता मांगी और अंततः 1876 में वो जम्मू कश्मीर के राज्य में ही शामिल हो गया, उसका हिस्सा बन गया और उसकी अधीनता स्वीकार करने के बाद उसका संरक्षण प्राप्त कर लिया। चित्राल का शासन फिर उसको अधीनता में लेने के बाद उसको ही सौंप दिया गया और खुशवक्त वाला जो हिस्सा था उसको जम्मू कश्मीर राज्य में सीधे नियंत्रित होने लगा। रूस जो उस समय जार के नेतृत्व में था, जार के शासन में था, वो अपनी सीमाएं बढ़ा रहा था और अंग्रेजों को ऐसा लगा कि जार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ताजिकिस्तान पार करके जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगा गिलगित की ओर से, और उसको वहीं पर रोकने के लिए अंग्रेजों ने 1877 में गिलगित एजेंसी की स्थापना की। अब इस एजेंसी के अंतर्गत फिर उन्होंने वही हिस्सा गिलगित वजारत, हुंजा, नगर, पुनियाल, यासिन, कोह, गिजर, इश्कोमान और चिलास, इस पूरे इलाके को उन्होंने अपने नियंत्रण में लिया और ब्रिटिश एजेंट को वहां पर बिठाया। 1878 में चित्राल और जम्मू कश्मीर के बीच में समझौता हो गया। अब उस समय ये प्रतीकात्मक समझौते थे, कोई बहुत बड़ा नहीं होता था। ये सारे कबीले स्वभाव से स्वतंत्र रहने वाले थे, इसलिए इनके साथ जो समझौते होते थे वो भी प्रतीकात्मक होते थे। वो प्रतीक रूप में कुछ कुछ करके रूप में देते थे और अधीनता स्वीकार कर लेते थे। बाकी का शासन उनका सामान्य रूप से चलता रहता था, जैसा चलता था। शासक भी, चाहे वो बाद में अंग्रेज हों और पहले डोगरा शासक भी, ये उसमें हस्तक्षेप नहीं किया करते थे, उनके अपने जीने के तरीके में हस्तक्षेप नहीं करते थे। इसलिए 1878 में भी जो चित्राल के साथ समझौता हुआ, उस समझौते का अर्थ इतना था कि जम्मू कश्मीर को चित्राल हर साल 3 घोड़े, 5 बाज पक्षी, ईगल और 5 कुत्ते भेंट किया करता था ताजिकिस्तान के, और महाराजा उसके बदले में उसे 12,000 रुपए दिया करते थे। तो ये एक समझौता था जो प्रतीक था कि वो उनके अधीन है, अधीनता स्वीकार करने का ही एक प्रतीक था। चित्राल और यासीन में इसके बाद एक महाराजा का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया और महाराजा के दरबार में इन दोनों से एक एक प्रतिनिधि आकर रहता था। ये स्थिति बाद में भी चलती रही। बाद में 1896 में चित्राल एजेंसी को गिलगित एजेंसी से हटाकर अलग एजेंसी बताया गया और दीर और स्वात, ये दोनों एक अलग एजेंसी थी, इनके पॉलिटिकल एजेंट के साथ चित्राल को जोड़ दिया गया। तो ये एक नई एजेंसी का गठन हो गया और चित्राल उसके साथ जुड़ गया। ये चलता रहा और आगे चलकर अप्रैल 1914, तारीख देखें तो 2 अप्रैल 1914 को चित्राल के महतल जो थे शुजाउल मुल्क, उनके साथ जम्मू कश्मीर को फिर से समझौता हुआ, जिसमें मैंने कहा कि उसने पूरी तौर पर संप्रभुता स्वीकार कर ली और अपने आप को विलीन कर दिया और चित्राल नदी और अफगानिस्तान की सीमा तक उसको फिर से शासक बनाकर दे दिया गया और उसका स्तर बढ़ा दिया गया। महाराजा जो पहले उसको 12,000 रुपये महीना वार्षिक दिया करते थे, उन्होंने उसकी पेंशन 33,000 रुपये वार्षिक कर दी और अंग्रेज सरकार ने उसे हिज हाइनेस की उपाधि दे दी। इसके बाद एक तरीके से सोवियत चुनौती, जार का शासन भी कमज़ोर हुआ और जार की चुनौती समाप्त होने के बाद गिलगित फिर से महाराजा के नियंत्रण में आ गया। लेकिन फिर से एक बार 1917 में जब रूस की क्रांति हुई और फिर से सोवियत संघ बना और सोवियत संघ ने अपना विस्तार करना शुरू किया और वो ताजिकिस्तान यानी कि गिलगित की सीमा पर आ गया, तब फिर से एक बार अंग्रेजों को चिंता हुई और 1935 में अंग्रेजों ने फिर से एक बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा महाराजा जम्मू कश्मीर से 60 साल के लिए गिलगित को फिर से लीज पर लिया और इस लीज के अंतर्गत वहाँ की स्थानीय व्यवस्था वो देखते थे, लेकिन उसका नियंत्रण महाराजा ने अपने पास रखा। वहाँ की माइंस का पट्टा भी वही खुद दिया करते थे, उनका जन्मदिन वहाँ मनाया जाता था। इस तरीके से उन्होंने अपना नियंत्रण बनाए रखते हुए उसको 60 वर्ष की लीज पर अंग्रेजों को दे दिया। चित्राल का जो मेहतर था शुजाउल मुल्क, उसकी मृत्यु हो गई, उसका बेटा नासिरुल मुल्क बना। उसने फिर चित्राल से जो कुछ हिस्से निकाल लिए गए थे उसने फिर से प्रार्थना की
महाराजा से और ब्रिटिश अधिकारियों से भी कि चित्राल को फिर से एक बार रीशेप किया जाए और कुछ हिस्से उसके साथ और जोड़े जाएं। इसके लिए वो फिर महाराजा हरी सिंह, जो बाद में 1925 में जो अंतिम महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया, उनके पास मिलने के लिए आया। 9 अप्रैल 1939 को 1939 में चित्राल का मेहतर फिर से आया और हरी सिंह से भेंट भी हुई। अंग्रेजों से उसने प्रार्थना भी की रीडिज़ाइन करने की उस राज्य को। लेकिन 1939 में जब ये बात चली रही थी, तब तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और विश्व युद्ध में अंग्रेज भी फंस गए और महाराजा की सेनाएं भी अंग्रेजों की सहायता के लिए चली गई और इस कारण ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। तो एक तरीके से देखें तो ये 1939, 9 अप्रैल 1939 है। तो 1808 से लेकर 1939 तक लगातार एक प्रक्रिया है जब जम्मू कश्मीर राज्य इस रूप में कंसोलिडेट हो रहा है जैसा कि 1947 में वो भारत में मिला। अंग्रेजों ने 60 साल के लिए गिलगित को लीज पर लिया था, लेकिन 60 साल 1935 में लिया था और 1947 में, यानी केवल 12 साल बाद उन्होंने भारत को छोड़ने का फैसला कर लिया और इस छोड़ने के फैसले के साथ ही उन्होंने जो 60 साल वाली लीज थी उसको भी समाप्त कर दिया और 1 अगस्त 1947 को ये महाराजा को गिलगित एजेंसी का भी चार्ज वापस कर दिया। और इस तरह 1 अगस्त 1947 वो तिथि है जिस दिन जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा हो गया और महाराजा जम्मू कश्मीर के नियंत्रण में आ गया। और इसलिए इस पूरे एक साम्राज्य को महाराजा जम्मू कश्मीर ने, हरी सिंह ने, ये 26 अक्टूबर 1947 को भारत में के डोमिनियन में अधिमिलन किया। 27 अक्टूबर को माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इसको स्वीकार कर लिया और इस तरह यह पूरा राज्य, जिसका गठन लगभग 150 साल से कुछ कम के अवधि में हुआ था और 1000 साल बाद ये राज्य इतने बड़े आकार में पहुंचा था, वो पूरा का पूरा जब भारत में शामिल हो गया, उसका अधिमिलन हो गया। और इस तरह आज जिस जम्मू कश्मीर के मानचित्र को देखते हैं उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, लेकिन इस बीच में कुछ कठिनाइयाँ रही थी। पाकिस्तान ने उस पर नियंत्रण लेकर आक्रमण किया था, उसके आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया, चीन ने उसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया और भारत क्या करे ये नहीं निर्णय कर पा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में हम जो पूरे देश का नक्शा देखते हैं उसमें जम्मू कश्मीर के नक्शे में केवल आउटलाइन दिखाई जाती थी और उसके अंदर क्या है और क्या किसके पास है, कौन सा पाकिस्तान के पास है, कौन सा चीन के पास है, कौन सा हमारे पास है, किस पर किसका नियंत्रण है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता था। एक केवल आउटलाइन वाला मानचित्र जम्मू कश्मीर का हमारे सामने आता था क्योंकि भारत सरकार ये निश्चय नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो स्थिति भी बदली और अभी पिछले 5-6 अगस्त को, अभी 1 साल पूरे होने जा रहा है, 5-6 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिन था जिस दिन भारत की सरकार ने ये निर्णय किया कि जम्मू कश्मीर भारत के बाकी सभी राज्यों की तरह एक राज्य होगा, बिल्कुल समान रूप से काम करेगा और उसके निवासियों के वही अधिकार कर्तव्य होंगे जो भारत के सभी राज्यों के निवासियों के अधिकार कर्तव्य हैं। इस तरह भारत, जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य राज्यों में कोई अंतर नहीं बचा, पूरा राज्य एक जैसा हो गया। 70 साल बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का मानचित्र जारी किया गया जिसमें उसके क्षेत्र भी दिखाए गए हैं और इस तरह जम्मू कश्मीर पूरी तौर पर भारत हो गया है। और एक इतिहास का ऐसा दौर जो 150 वर्षों, बल्कि इस 70 साल को जोड़ लें तो लगभग 200 से भी अधिक वर्षों तक चला, जब भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में जम्मू कश्मीर को आकार लेने में इतना समय लगा। लेकिन आज हम सबके देखते हुए ये हुआ है और जम्मू कश्मीर जो 1000 साल पहले ललितादित्य ने जिसको एक किया था, वो फिर से उसी रूप में हमारे सामने है और उसका नक्शा भारत ने जारी कर दिया है और जिसको हम देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया का, जम्मू कश्मीर की इस एकात्मता की प्रक्रिया का मैंने आपके सामने संक्षेप में एक वर्णन किया है। आगे कोई इस पर चर्चा करनी होगी तो हम कर सकेंगे प्रश्नोत्तर के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद।